यानी टैक्स पेयर्स अब असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए इन फॉर्म्स के जरिए अपना आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस बार सीबीडीटी ने इन फॉर्म्स में एलिजिबिलिटी से रिक्वायरमेंट्स तक कुछ बदलाव किए हैं। इसलिए इस बार आईटी रिटर्न्स फाइल करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि किस टैक्स पेयर को किस फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही रिटर्न भरने से पहले आप किन गलतियों से बचें, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दे। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग और टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत हमारे साथ है। सुनील जी और रुचिका, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के खास कार्यक्रम में। हमने बजट में टैक्स से जुड़े हुए कई बदलाव देखे, न्यू टैक्स रिजीम में कई चेंजेस हुए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेकर भी कई बदलाव हुए। उसके बाद आईटीआर भरने को लेकर अब काफी ज्यादा लोगों के मन में है कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले अगर बहुत इजीली समझें सुनील जी आपसे, नए आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई हो गए हैं, सर क्या बदला है? देखिए स्वाति, एक बार तो ये मान लीजिए कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है, और लोग ना बड़ी कैजुअल इसको फॉर्म को भरते हैं। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना आपकी एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, तो इसको ध्यान से भरना चाहिए। इसलिए सरकार बार बार में परिवर्तन करती है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में भी। उसके दो उसके पर्पज होते हैं। नंबर एक पर्पज होता है कि टैक्स पेयर को ईज करना, जिसको हम कहते हैं ना सुगम और सहज फॉर्म निकाल दिए। लेकिन साथ साथ सरकार चाहती है ट्रैक करना भी कि कोई इनकम छूट ना जाए या एक्सपेंसेस और इनकम मैच हो जाए। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर 7 तरह के रिटर्न फॉर्म होते हैं, तो मेनली 4 तरह के रिटर्न फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4। इस बार सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण चेंज किए। कम है चेंजेस लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है। मसलन आपको पता होगा कि आईटीआर 1, जिसको हम सहज फॉर्म कहते हैं, सबसे सिंपल फॉर्म है, लेकिन वो हर आदमी के लिए लागू नहीं होता है। वो केवल उसके लिए लागू होता है जिसकी सैलरी से इनकम है, नंबर एक बात। एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, 50 लाख रुपए तक की सैलरी इनकम है, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है। अगर ये है तो आप आईटीआर 1 फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं है तो फिर आपको आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था लास्ट ईयर तक, जो चेंज है, जो परिवर्तन है, वो बता रहा हूं कि आपको आईटीआर 1 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरने की, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम है तो वो आपको अलाउड नहीं था। लेकिन इस साल सरकार ने कह दिया कि 1.25 लाख रुपए तक का अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो भी केवल लिस्टेड इक्विटी शेयर और लिस्टेड म्यूचुअल फंड पर। ध्यान देने वाली बात है, जिसको हम 1.25 लाख को माफ करते हैं, छूट करते हैं, जंप करते हैं, केवल वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आईटीआर 1 में भरा जा सकेगा। कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो नहीं भरा जाएगा, कोई कैरी फॉरवर्ड है तो नहीं भरा जाएगा, कोई प्रॉपर्टी से गेन है तो नहीं भरा जाएगा। ठीक है स्वाति, एक बात को ये समझना पड़ेगा कि इतने इंपॉर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण क्यों है। कि अगर मान लीजिए हमने आईटीआर 1 की जगह आईटीआर 2 भर दिया या 3 भर दिया तो क्या होगा? तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। मान लीजिए आपको आईटीआर 2 भरना था, आपने आईटीआर 1 भर दिया, तो ऐसी रिटर्न्स को डिफेक्टिव रिटर्न कहते हैं। तो इस तरह से सरकार ने कुछ परिवर्तन किए हैं। और सबसे बड़ा जो परिवर्तन है, आपको पता होगा 23 जुलाई 2024 को जब माननीय वित्त मंत्री जी बजट लेकर आई थी लोकसभा इलेक्शन के बाद में, तो कैपिटल गेन के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। क्या था वो? कि 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने कमाया, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलती थी। मतलब एक आपको ऑप्शन थी 20% विद इंडेक्स। लेकिन जब आपको 23 जुलाई 2024 के बाद आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो प्रॉपर्टी पर हो या किसी और भी एसेट पर हो, उसको घटाकर 12.5% कर दिया था और इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया था। लेकिन बाद में सरकार ने अमेंडमेंट किया और कहा था कि केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग के केस में आपको ऑप्शन होगी कि आप 20% विद इंडेक्सेशन या 12.5%, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2 कॉलम दिए हैं, बिफोर 23 जुलाई 2024, आफ्टर 23 जुलाई 2024। ये भी एक परिवर्तन है जिसपे आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप अपनी रिटर्न फॉर्म भरें। तो ये कुछ बड़े बदलाव है, जरूरी चीजें हैं जो सुनील जी ने बताई। रुचिका, क्या ये जो कुछ बदलाव हुए हैं, नोटिफाई हुए हैं जो आईटीआर फॉर्म, इससे कुछ आसान होगी टैक्स पेयर्स की जिंदगी? ये समझना जरूरी है। बिल्कुल स्वाति, इससे आसान तो होगी, बट इसके अलावा जैसे अभी सुनील जी ने डिस्कस किया क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी आए हैं जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी। जैसे हम लोग पहले जब 80 की डिडक्शंस लेते थे या सेक्शन 10 की डिडक्शन लेते थे, तो हम एक ब्रॉडर टर्म दिखा देते थे 80C और आगे उसकी डिडक्शन की वैल्यू ले लेते थे, 1.5 लाख या 2 लाख जो भी हम ले रहे होते थे।
अब इसके अंदर हर सेक्शन के साथ एक ड्रॉप डाउन है नए फॉर्म के अंदर, तो आप उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर बताएंगे कि अगर आप एटीसी की डिडक्शन ले रहे हैं तो वो एटीसी की डिडक्शन क्यों ले रहे हैं। आप एनएससी में आपने इन्वेस्ट किया, एलआईसी में किया, पीपीएफ में किया, ईएलएसएस में किया या सुकन्या योजना में किया, आपने कहाँ किया, आपको ये डिटेल भी अब भरनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपका रिफंड 50 करोड़ से ऊपर का है तो अब एक एलआईई लेना पड़ता है, एलईआई लेना पड़ता है सॉरी, और उसके लिए आपको एलईआई नंबर भी देना पड़ेगा, तभी वो रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, अदरवाइज वो रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इसके अलावा एक और जो जरूरी चेंज इसने उन्होंने किया है वो है आपका टीडीएस का। माने हम पहले क्या करते थे, जब भी हमारा टीडीएस कटता था, जिसने हमारा टीडीएस काटा हम उसका टैन नंबर भरते थे, उसका नाम भरते थे और टीडीएस का अमाउंट भरते थे। इस साल अब जो नए फॉर्म्स आए हैं उसके अंदर आपको टीडीएस का सेक्शन भी लिखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन के अंदर आपका टीडीएस कटा है। अगर आप वो सेक्शन लिखते हैं तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जो 26 एएस है आपका एआईएस फॉर्म है, वहां से आपका काउंटर चेक हो जाएगा कि जो आपने टीडीएस भरा है वो उसके अकॉर्डिंगली रिकंसाइल करता है। तो ये बेसिकली जो चेंजेस है जो बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस है। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण चेंज आया था, पहले बायबैक जो था वो शेयर होल्डर्स के हाथ पे टैक्सेबल नहीं होता था। इस साल से सरकार ने बायबैक जो है वो शेयर होल्डर्स के हाथ पे टैक्सेबल करना शुरू किया डिविडेंड की फॉर्म में, बट साइमल्टेनियसली जो कॉस्ट थी शेयर्स की उसको कैपिटल लॉस का एक बेनिफिट दिया शेयर होल्डर्स को। तो आप उस कैपिटल लॉस को तभी क्लेम कर पाएंगे अगर आप वो डिविडेंड दिखाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये बहुत जरूरी है अगर आपको बायबैक का कैपिटल लॉस क्लेम करना है। तो बेसिकली ये मेजर चेंजेस आए हैं हमारे इसके अंदर। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी, हम लोग हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज करते हैं अगर मेरी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा की है, मगर अब उन्होंने एक आम जनता को रिलीफ दे दिया है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर की है तो ही आप एसेट्स और लाइबिलिटीज दिखाएंगे, वरना आपने उसका ब्यौरा नहीं देना है। तो ये तो है हमारे मेजर चेंजेस। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या हमें फायदा हुआ है आम आदमी को, तो मैं कहूंगी बिल्कुल फायदा हुआ इससे आम आदमी को। सबसे बड़ा फायदा, जैसे अभी एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिस्क्लोजर की ही मैं बात कर रही थी आपसे, पहले आपकी अगर इनकम 50 लाख से ऊपर की थी तो आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिस्क्लोज करते थे, मगर अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है। तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से कम की है तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिस्क्लोजर नहीं करना है। सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट जो इसके अंदर हुआ, पहले अगर आपका 10 रुपए का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो आपको आईटीआर 2 भरना पड़ता था। जब मैं आईटीआर 2 भरती हूँ तो वो एक 40 पेज का फॉर्म है और वो इजी नहीं है, वो बिल्कुल भी सहज नहीं है। सहज हमारा फॉर्म 1 ही है। तो अब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक का है तो आप आईटीआर 1 भरेंगे। आईटीआर 1 एक सहज फॉर्म है जो एक आम इंसान भी भर सकता है। तो आपको बिना किसी प्रोफेशनल की हेल्प लिए आप खुद भी आईटीआर 1 भर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, प्रोवाइडेड आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक का है। तो ये सारे बेनिफिट सरकार ने इस बार आईटीआर फॉर्म्स में दिए हैं। तो कुछ बदलाव तो हुए हैं, जैसा रुचिका बता रही है कि हाँ आसान हुआ है, आसान इनकम टैक्स पेयर्स की जिंदगी हुई है। पर क्या फिर भी सुनील जी आपको लगता है कि खुद से बैठ के आराम से ये भरना इतना आसान होगा? जैसे इनकम टैक्स फॉर्म्स तो प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो एक इनकम टैक्स फॉर्म में भरी हुई आती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो एक टैक्स पेयर को रिटर्न भरते टाइम प्रेजेंट करनी पड़ती है? देखिए स्वाति, आजकल क्या हो रहा है कि सबका 360 डिग्री प्रोफाइल है और मैचिंग है एआई के जरिए से। ठीक है, आपके पास जो भी इनकम आ रही है, जहां पे आपका टैक्स टीडीएस डिडक्ट होके आ रहा है, तो आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, आपकी डिविडेंड की इनकम है, आपकी सैलरी की इनकम है, आपको प्रीफिल मिलेगी क्योंकि उस पर टीडीएस कैलकुलेट होकर आपके पास में आया हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जो हम महसूस करते हैं, जैसे अभी आपने पूछा कि क्या इतना आसान है कि अपने आप भर सकते हैं? हम बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन लोग बड़ी कैजुअल अप्रोच के साथ में जीते हैं। हम हर बार इस प्रोग्राम के माध्यम से कहते हैं कि जब भी आप अपनी रिटर्न खुद भरना चाहें तो सबसे पहले अपने एआईएस को डाउनलोड कीजिए, जो आपकी इनकम उसमें दिखा रही है, जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में अपना 26 एएस को डाउनलोड कीजिए कि आपको कौन कौन से हेड में टैक्स काटा गया है, और फिर आप देखिए जो अपनी रिटर्न भर रहे हैं आपने वो हेड मैच किए कि नहीं किए, वो इनकम मैच की कि नहीं की। जैसे भी रुचिका ने बताया, एक नया
परिवर्तन है, लेकिन छोटा सा परिवर्तन है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अब क्या कह दिया है कि टीडीएस के साथ आपको सेक्शन भी बताना है कि किस सेक्शन में आपका टीडीएस कटा है। मान लीजिए आपको 194I में आपका टीडीएस कट के आया है, तो इसका मतलब कि आपकी कोई रेंटल इनकम होनी चाहिए। अब आप इनकम में टैक्स तो ले रहे हैं, टीडीएस का बेनिफिट तो ले रहे हैं, लेकिन रेंटल इनकम नहीं दिखा रहे हैं, तो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको 194IA के ऊपर आपका टीडीएस कटा, इसका मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी बेची होगी जो कि मिनिमल प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। अब आपने वो कैपिटल गेन नहीं दिखाया, तो फिर आपको मिसमैच होगा, आपको परेशानी होगी, आपको नोटिस आएगा। तो सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है ना, वो मैचिंग का कंसेप्ट है। और अभी आपको पिछले दिनों खबर आई थी, आपने सुना होगा कि सरकार अब आपके फेसबुक प्रोफाइल से, आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन से, आपके क्रेडिट कार्ड के खर्चों से, आपके एक्सपेंडिचर्स को मैच करना चाह रही है कि आपकी इनकम इतनी है, आप देख रहे, अपनी इनकम आप बता रहे हैं 10 लाख रुपए साल की, और आपका जो खर्चा है वो 25 लाख रुपए साल का है, तो 15 लाख रुपए का डिफरेंस कहां से आया? और क्योंकि बड़ा आसान है, हर ट्रांजैक्शन पैन से रिलेटेड है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, अपने बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई के माध्यम से, यूपीआई ट्रांजेक्शन जितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हर आदमी यूपीआई पे आ गया है। अब यूपीआई के ट्रांजेक्शन से आप अगर मान लो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके माध्यम से, तो सारी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? तो आपको अपने पैन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उन सबका आपको बनाना चाहिए, एक लेखा जोखा बनाना चाहिए, उसी हिसाब से अपनी इनकम को मैच करना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे सरकार ने आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज की लिमिट को बढ़ाकर 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि हर साल जब बैठे तो इनकम के साथ असेट्स और लाइबिलिटी को भी मैच कीजिए। यानी आप अपना लेखा जोखा जरूर बनाइए कि मेरी टोटल इनकम कितनी है, मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरे टोटल लोन कितने हैं। वो आपको बाद में भी फायदा देते हैं। आप जब 10 साल बाद, 15 साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करते हैं, उनको बेचते हैं, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, मैंने कब मैंने इसको इन्वेस्ट किया था, कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसमें आपको बड़ी हेल्प मिलती है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा समय लगाएंगे, तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न बनना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई टेढ़ी खीर नहीं है। आप भर सकते हैं, यूटिलिटी आपके साथ में आती है, इंस्ट्रक्शन आपके साथ में आती है, आप खुद भी भर सकते हैं। बिल्कुल। तो और आप दोनों एक्सपर्ट्स के गाइडेड एडवाइस से दर्शकों को भी काफी मदद मिल रही है कि आखिरकार सही तरीके से आप कैसे रिटर्न भरें। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद किन गलतियों से आपको बचना है, कौन सी जो आय है वो छिपानी नहीं है, कौन सी दिखानी है, किन गलतियों से बचना है, इस पर भी चर्चा थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ। तो आईटीआर भरने
के पहले किन बातों का रखे ध्यान, इस पर हम बातचीत अब करने वाले हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स सुनील गर्ग और रुचिका भगत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचिका, आपसे मैं सवाल पूछूंगी। अभी कुछ समय पहले जिक्र किया था सुनील जी ने कि अब तो एआई का इस्तेमाल भी होने लगा है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं कि आपने कितना, कहां पर, कैसे अपना खर्चा किया है, और कहीं ना कहीं से उसका आइडिया मिल जाता है। ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, जिनको एसएफटी भी कहा जाता है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पहले तो ये कौन कौन से हैं, और इसको लेकर जो रिटर्न में जो आपको इंफॉर्मेशन डालनी है, ये जो आप मिस आउट कर जाते हैं, ये कितनी बड़ी गलती हो सकती है? इसको मिस आउट किया तो नोटिस कैसे आ सकता है, और ये इंफॉर्मेशन क्या भी ऑटो फिल्ड हो जाती है आपके एआईएस में? देखिए स्वाति, ये जानना बहुत जरूरी है, जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो नॉर्मली हमारे 26 के अंदर या एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही होती है। जैसे कि मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची और मेरी 50 लाख रुपए की मान लीजिए सेल प्राइस थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे इसमें रिफ्लेक्ट करेगी, एआईएस के अंदर या 26 के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। अब वहां पे रिफ्लेक्ट कर रही है और मैं रिटर्न फाइल नहीं करती हूँ, या फिर मेरा उसके ऊपर 194 आईए का टीडीएस कट गया मगर मैंने उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये एक गलती है और ये इसके ऊपर आपका केस लग सकता है। जब मैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की बात करती हूँ, 10 लाख रुपए से ऊपर आप जब डिपॉजिट करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है जो रिफ्लेक्ट करती है। फिर अगर आपने किसी अच्छे हैंडसम अमाउंट के शेयर्स बेचे हैं, खरीदे हैं, वो आपकी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। जब मैं बात करती हूँ कि क्या ये मेरे को आईटीआर में दिखानी है, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा, काफी लोग हैं जो मकान बेच दिया उन्होंने, उनका टीडीएस भी कट गया, उनकी उसमें ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट हो रही है रजिस्ट्री की, बट वो उसको सेल में नहीं, कैपिटल गेन्स में नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे जितने भी केसेस है जहां पे लोगों को लगता है कि अगर मैंने बेचा है, बैंक में पैसा लिया है, तो उनको ये सब डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा रिटर्न फाइल करते हुए। ये गलती वह नहीं कर सकते हैं कभी भी रिटर्न फाइल करते हुए, क्योंकि अगर ऐसी कोई गलतियां होती हैं जो वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज जो आपने परचेज की, मान लीजिए अगर कोई लैंड, और आप एसेट्स और लायबिलिटीज जो सेक्शन है आपका शेड्यूल है उसके अंदर नहीं दिखा रहे कि आपने परचेज की हुई है, तो भी आपके ऊपर बिल्कुल केस आ सकता है। तो जितनी भी आपकी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है जो आपने की हैं, उसको रिफ्लेक्ट आपको करना ही पड़ेगा अपने आईटीआर के अंदर। ओके सुनील जी, कुछ सवाल हमारे पास आते रहे हैं जिसमें कई दर्शकों ने सवाल पूछा है कि अब तो क्योंकि टैक्स रिजीम को चुनने का भी विकल्प लोगों के पास है, बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प आपके पास होता है, ऑप्शन आपके पास होता है, लेकिन अगर आपको पुरानी में जाना है तो आपको उसको चूज करना पड़ेगा। आईटीआर भरते टाइम अगर मानिए किसी ने ओल्ड टैक्स रिजीम चुना है, तो क्या वो नई टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, ऐसा कोई प्रावधान? करने की ऑप्शन नहीं है, छोड़ने की ऑप्शन है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, नाउ इट्स ऑप्शन फॉर ऑप्ट आउट। पता होगा कि नया टैक्स रिजीम अब बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, आपको उसे ऑप्ट आउट करना है तो आप ओल्ड रिजीम में आ रहे हैं। तो सरकार ने अभी इस आईटीआर में भी एक चेंज किया है, आपसे पूछ रहे हैं कि अगर लास्ट ईयर आप आए हैं तो आप डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी आप ओल्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो आपको टिक करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को, तो आप मान लीजिए फिर आपको फॉर्म 10IEA भरना बहुत जरूरी है। लोग इसकी भी गलती करते हैं। और आपको पता होगा कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, केवल आपकी सैलरी से इनकम है, पेंशन से इनकम है, तो फिर आप बाय बार चेंज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस पे इनकम है तो आपको एक ही मौका दिया सरकार ने बिजनेस प्रॉफिट से इनकम में, कि एक बार ऑप्ट आउट कर लीजिए, अब एक बार नए रिजीम में आ गए तो फिर वापस आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो दूसरी बात, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉइज भी हैं तो आपका, क्योंकि टैक्स का जो टीडीएस है, वो अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को बताया कि मुझे नए टैक्स रिजीम में जाना है, तो टैक्स आपका उसी हिसाब से टीडीएस काटा जाता है जो नए टैक्स रिजीम में बन रहा है। अगर आपको ओल्ड में जाना है, आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, पर आपको फिर अपनी टैक्स की रिकैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं स्वाति, कि लास्ट तक वो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे नए में जाना है, मुझे पुराने में जाना है, मुझे नए में जाना है। तो आप ठंडे दिमाग से सोच लीजिए कि आपको किस स्कीम में रहना है। और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2025 को जो बजट पेश किया, जहां 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है और सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए 12,75,000 तक को कोई टैक्स नहीं है, मुझे लगता है कि उसके बाद में 99% लोगों को नए टैक्स रिजीम में ही रहने में फायदा होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहेंगे। तो अब ये लास्ट ईयर आपके पास में लास्ट मौका है असेसमेंट ईयर 25-26 का, ओल्ड टैक्स रिजीम का। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको नए टैक्स रिजीम में रहने में फायदा है। ओके सर, ये पॉइंट नोटेड आपने जो बताया।
अब कुछ जो गलतियां हो जाती है रुचिका, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लोगों की आदत होती है, हमने तो बहुत पहले ही इस पर शो कर लिया, इससे भी पहले अप्रैल से ही बातचीत शुरू हो जानी चाहिए टैक्स सेविंग को लेकर या टैक्स प्लानिंग को लेकर। अब है तो 31 जुलाई तारीख, लेकिन किसी को अगर समय पर अपना टैक्स रिटर्न भरना है, किन बातों का ध्यान रखिए, और अगर बहुत संक्षिप्त में कुछ गलतियां जो हो जाती है उनको आप आइडेंटिफाई करें तो स्वाति, इसके लिए सबसे पहले तो मिसकंसेप्शंस जो लोगों को है वो क्लियर होने चाहिए। जैसे कई लोग सोचते हैं मेरा इसका लॉस था, मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, बट उनको ये समझ नहीं आता अगर उनका लॉस है, उस लॉस को उनको कैरी फॉरवर्ड करना है तो उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दूसरा मिसकंसेप्शन ज्यादातर लोगों को रहता है कि मेरा टीडीएस कट गया, अब मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा तो पहले ही टैक्स पे हो ही गया है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, चाहे आपका टीडीएस कट गया है, बट आपको रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। तीसरा जो चेंज है, जो अभी रिसेंट चेंज भी आया है, पहले ITR 1 के अंदर कभी कैपिटल गेन्स की डिटेल नहीं जाती थी। इस साल से ITR 1 में कैपिटल गेन्स की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की डिटेल जाएगी अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक का है। तो लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है, मैं ITR 1 भरूं, 2 भरूं, 3 भरूं। इस केस में शायद ये गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे लोगों के, क्योंकि लोगों की अभी भी साइकोलॉजी यही है कि अगर आपका कैपिटल गेन्स है तो आपको सीधा ITR 2 भरना है। बट लोगों को बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो भी अगर 1,25,000 रुपए तक का ये है, तो आपको ITR 1 ही भरना पड़ेगा। नेक्स्ट जो नॉर्मली लोग करते हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपनी टोटल इनकम। क्रिप्टो करेंसी से इनकम है, उनको लगता है कि सरकार को पता ही नहीं चलेगा, हम इसको डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं। बट ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है। हमारे पास तो अब इतने AI टूल्स हैं, सरकार को पता रहता है कि कौन सी इनकम किसकी है और कहाँ पर है। तो आपकी अगर कोई भी इनकम है, आप उसको छुपाइए नहीं, आप उसको दिखाइए, आप उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स पे कीजिए। सिमिलरली, जैसे मैंने कहा कि सरकार को पता रहता है आपके 26 AS के अंदर आपकी AIS में वो इनकम आती है, तो जो भी आपकी एक रिटर्न है जो आप फाइल कर रहे हैं, आप हमेशा रिकंसाइल कीजिए कि जो आपने इनकम दिखाई है, जो 26 AS में आ रही है, जो AIS के अंदर आ रही है, वो एक रिकंसाइल्ड फिगर है, तीनों में एक जैसी फिगर है। अगर उसमें कुछ गलत है वो अलग बात है, बट अगर वो आप ही की इनकम है तो आप उसको जरूर डिस्क्लोज कीजिए। इसी के साथ साथ हम लोग E-वेरीफाई नहीं करते हैं। हम कहते हैं हमने रिटर्न फाइल कर दी, हो गया काम। E-वेरिफिकेशन भूल जाते हैं लोग, तो E-वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। और खासकर इस बार जब चेंज आया कि आपके पास अगर 50 करोड़ से ऊपर का आपका रिफंड है, तो जैसे मैंने कहा कि आपको LEI आपके पास होना चाहिए, वो आपको जरूर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका रिफंड नहीं मिलेगा आपके अकाउंट में। एसेट्स लायबिलिटीज का डिस्क्लोजर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम है तो आपको डिस्क्लोजर देना है। इस बारी नए फॉर्म के अकॉर्डिंग बिल्कुल 80 तो ये कुछ जरूरी आपने बताया रुचिका कि किस तरीके से जो गलतियां हैं उससे बचने की जरूरत है। तो आप समय रहते अगर इनको समझ जाएं, जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बोला, तो आपको बाद में दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। मैं बहुत धन्यवाद करूंगी सुनील जी और रुचिका, आप दोनों का, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज शामिल हुए। एक ब्रेक का भी वक्त है, देखते रहिए जी बिजनेस।